अभी नहीं बोलना, इधर कैमरे की तरफ देखो। Bismillahirrahmanirrahim. Today our fourth lecture about bills of exchange is about bill for collection. हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में 4 केसेस स्टार्ट में डिस्कस किए थे, 4 केसेस के नाम। आज हम उस चौथे केस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगेन लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो प्रीवियस काम हमने किया है उसका हवाला देता चलूँगा। टॉपिक चैप्टर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, केस इसमें 4 थे। पहला केस, अगर ड्रॉर बिल अपने पास रखता है। दूसरा केस, अगर ड्रॉर बिल थर्ड पार्टी को दे देता है। तीसरा केस, अगर ड्रॉर बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लेता है। और चौथा और आखिरी केस, अगर ड्रॉर बिल को बैंक की तरफ कलेक्शन के लिए भेज देता है। तो आज जो हमने करना है, केस 4 करना है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सेम एग्जांपल आपके सामने मैं लेकर चलूँगा जो पिछले 3 केसेस में मैंने ली। और वो एग्जांपल क्या है कि मिस्टर ए सेल करेगा मिस्टर बी को 10,000 की उधार के ऊपर जनवरी 1, 2015 को। उसके बाद ए ड्रॉ करेगा, बी एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को। चूँकि सेलर बिल को ड्रॉ किया करता है तो वो ड्रॉअर बनता है, परचेजर बिल को एक्सेप्ट किया करता है तो वो ड्रॉई बनता है। इसके बाद तीसरी एंट्री में हमारा ये पूरा केस डिस्कस होगा। पहला काम क्या करना है, सेल एंड परचेज। दूसरा काम क्या करना है, बिल ड्रॉ एंड बिल एक्सेप्ट। आफ्टर दैट जो काम होगा वो केस 4 है हमारा आज का, जिसमें जो टाइटल है इस केस का वो है बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी लॉजिक समझनी है। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने तीसरा केस किया, वो भी बैंक से रिलेटेड था, लेकिन उसमें वो कहता था बिल को डिस्काउंट कराना है। चौथा केस में बिल को डिस्काउंट नहीं कराना, जाना आप भी बैंक के पास है लेकिन डिस्काउंट नहीं होगा। सबसे पहले आपको बिल की कलेक्शन और बिल के डिस्काउंट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। डिफरेंस क्लियर होगा तो आप केस कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्काउंट उस सूरत में कराया जाता है जब मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही पैसे निकलवा लिए जाते हैं। यानी मैंने आज सेल की, मुझे आज पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपसे तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 महीने बाद लूँगा, आपसे पेमेंट मैंने 3 महीने बाद लेनी है, आपसे मैंने लिखवा लिया, लेकिन मुझे पैसे आज ज़रूरत पड़ गए। मैं बैंक के पास गया, बैंक से कहा बिल रख लो, मुझे पैसे दे दो। बैंक ने बिल रख के मुझे पैसे दे दिए आज ही। इसको कहते हैं डिस्काउंट कराना, जब बिल की मुकर्ररा मुद्दत से पहले आप पैसे वसूल कर लेते हैं बैंक से। लेकिन कलेक्शन में क्या होता है, कलेक्शन में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अनेबल हूँ खुद जाकर पैसे कलेक्ट करने से, मेरी अपनी कोई ज़ाती मसरूफियत है, या मैं अपने बिजनेस में कहीं बिजी हूँ, या आप तक मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, ये बिल बैंक को दूंगा लेकिन बैंक से पैसे पहले नहीं लूँगा। ये डिफरेंस समझना है। डिस्काउंट में मैं पैसे पहले लेता हूँ, कलेक्शन में मैं पैसे पहले नहीं लूँगा। बैंक को बिल सिर्फ इसलिए दूंगा कि बैंक मेरी जगह जाकर आपसे पैसे वसूल करके मुझे दे देगा। बैंक सिर्फ यहाँ बीच में एक एजेंट का काम कर रहा है, सिर्फ इतना सा काम कर रहा है कि जाए और जाकर आपसे पैसे लेकर मुझे दे दे। यानी मैं खुद नहीं जा सक रहा हूँ तो बैंक मेरी जगह नुमाइंदा बन के जाएगा, आपसे मुकर्ररा मुद्दत पर, पहले नहीं मुकर्ररा मुद्दत पर आपसे पैसे वसूल करके मुझे ला देगा। बैंक कहेगा कि सर मैंने आपको ये सर्विस दी है कि आपकी जगह खुद जाकर बंदे से पैसे लेकर आपको दे दिए हैं, तो मुझे इसके कुछ कलेक्शन के चार्जेस दे दें। तो मैं कहता हूँ ठीक है, बैंक आपके जो कलेक्शन के चार्जेस बनते हैं वो आप ले लें। लेकिन अल्टीमेट फैक्ट ये है, फाइनल चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि इसमें बिल के पैसे मैंने मुकर्ररा मुद्दत से पहले नहीं लिए, मुकर्ररा मुद्दत पर बैंक को भेजा, खुद नहीं जा सका, सिंपली बैंक को भेजा कि बैंक पैसे कलेक्ट करके मुझे ला दे। तो स्टूडेंट, इसमें मुकर्ररा मुद्दत पर पैसे मुझे मिलेंगे, कीप इन माइंड, मुकर्ररा मुद्दत पर पैसे मुझे मिलेंगे, बैंक को नहीं मिलेंगे। बैंक सिर्फ मेरी जगह गया और जाकर पैसे लाकर मुझे दे दिए।
जबकि डिस्काउंट में क्या था, मैंने बैंक से पहले ही पैसे ले लिए थे, मुकर्रर मुद्दत पर मुझे नहीं मिलने थे। ये बहुत मेजर डिफरेंस है इसमें जो आपने जहन में रखना है, गलती नहीं करनी, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने अगेन सेम एग्जांपल लिखता हूँ, उसके लिए चौथे केस को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपके सामने एग्जांपल राइट करता हूँ। मिस्टर ए sold goods to Mr. B for rupees 10,000 on January 1, 2015. A drew and B accepted a bill for 3 months. After that, A sent this bill to bank for collection. On maturity, the bill is honored and collection charges of rupees 20 paid to बैंक। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल की, ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, ये वही बातें। तीसरी एंट्री में क्या होगा, बिल बैंक को भेजेंगे सिर्फ कलेक्शन के लिए। मुकर्रर मुद्दत पर बैंक ने बिल कलेक्ट करके पैसे हमें दे दिए और हमारे से कुछ कलेक्शन चार्जेस वसूल कर लिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टूडेंट वही है जो पीछे चलते आ रहे हैं, सिवाय इस एक केस में जो है बिल की कलेक्शन का जिक्र है, बाकी सब कुछ वही है। तो मेरा ख्याल है हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन देखिएगा, क्या करेंगे सोल्यूशन में, आमने सामने ऑपोजिट साइड पर जो पेज लेंगे उसके ऊपर हम एंट्रीज करना शुरू करेंगे। पहले मिस्टर ए जर्नल एंट्रीज, उसके बाद मिस्टर बी, पहले इसका परफॉर्मा डिज़ाइन कर लेते हैं। और परफॉर्मा वही जो आपने डिस्कस किया हुआ है उसी को हम लेकर चलेंगे परफॉर्मे में। डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। उसके बाद दूसरी साइड पर मिस्टर बी, इसकी भी जर्नल एंट्रीज, और हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि परफॉर्मे के बगैर क्वेश्चन नहीं करना, इसलिए मैं बार बार ख़ुद हर क्वेश्चन में परफॉर्मा आपको बना कर दे रहा हूँ ताकि आपको परफॉर्मे वाली मिस्टेक आपसे ना हो। तो देखें, जनवरी 1, 2015 पहली एंट्री क्या होगी, ए सेल करेगा, बी परचेज करेगा। मैं अभी एंट्री रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको एंट्री अब बेहतर पता है। बी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 की सेल कर दी, बी को सेल्स हमेशा क्रेडिट और जो पार्टी हमारे से चीज़ ले रही है वो डेबिट। गुड्स सोल्ड टू बी, इधर भी जनवरी 1, 2015 इधर परचेजेज हो रही है,
परचेजेस अकाउंट टू ए अकाउंट 10,000, चीज़ें खरीदी जाएंगी तो परचेजेस डेबिट, हमें चीज़ें देने वाला ए क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री भी स्टूडेंट्स आप लोग ही मुझे बताएंगे, क्योंकि आप लोग इस वक्त एंट्रीज़ को काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर मुझे एंट्री बतानी है। क्या एंट्री होगी गुड परचेज्ड की? हाँ जी, यहाँ पर दूसरी एंट्री आपके सामने करने लगा हूँ, इसी डेट की, बिल ड्रॉ करने की। अच्छा, अब मैं शॉर्टकट वर्ड लिख रहा हूँ। बिल रिसीवेबल को शॉर्टकट लिखा जाता है B/R, लेकिन आपने पेपर में नहीं करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि पेपर में कोई शॉर्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते। यहाँ समझाने के लिए इतना बड़ा वर्ड मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर पेपर में BR के नाम से कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि BR क्यों, वरना मैंने पहले किसी केस में शॉर्टकट यूज़ नहीं किया। इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि पेपर में अगर आपके सामने आ जाए तो आप परेशान ना हो जाए कि ये BR क्या चीज़ है। BR इज़ द बिल रिसीवेबल। तो रूल क्या है कि जब भी बिल ड्रॉ होता है, बिल रिसीवेबल डेबिट होता है, जिस पार्टी पर ड्रॉ होता है उस पार्टी को हम करेंगे क्रेडिट। तो हम बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो बी को हम करेंगे क्रेडिट। बिल रिसीवेबल टू बी कितने का? 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। नरेशन बिल ड्रॉन। ऑन द अदर हैंड बिल एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट का रूल क्या है कि जब भी बिल एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होने वाला बिल हमेशा क्रेडिट, और जिस पार्टी का बिल एक्सेप्ट करते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी? ए अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट 10,000 एंड 10,000। नरेशन बिल एक्सेप्टेड। ये दो एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में हमने की, इस वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं तीसरी के ऊपर बात करूँगा। अब तीसरी एंट्री स्टूडेंट्स क्या होगी? अब क्वेश्चन की लाइन पढ़ें, थर्ड लाइन जो लिखी हुई है, ए सेंड दिस बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने ये बिल बैंक को भेज दिया कि भाई बैंक जाए और कलेक्ट करके ले आए। तो पहला काम तो ये करेंगे कि ये बिल उठाकर बैंक को देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास से क्या जाएगा? मिस्टर ए के पास से बिल चला जाएगा। जब बिल चला जाएगा तो जो चीज़ जाएगी उसको करेंगे क्रेडिट। बिल रिसीवेबल चला गया, बिल रिसीवेबल को करेंगे क्रेडिट। अब डेबिट किसको करेंगे? बिल हमारे से लेने वाला कौन है? बैंक का। यकीनन बैंक को डेबिट करना चाहिए। अकाउंटिंग का रूल, लेने वाली पार्टी डेबिट है और जो चीज़ हमारे पास से चली गई उसको क्रेडिट करना है। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि जब बैंक बिल कलेक्शन के लिए लेगा तो खाली वर्ड बैंक का नहीं लगाना, पूरा नाम लिखना है बैंक फॉर कलेक्शन। दोबारा सुन लें, जब बिल कलेक्शन के लिए जाएगा बैंक के पास तो सिर्फ बैंक नहीं लगाना, बल्कि बैंक फॉर कलेक्शन करना है डेबिट। हमारे से बिल लेने वाला बैंक है, बैंक को यहाँ डेबिट करना है, लेकिन पूरा वर्ड बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल चला गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास से बिल गया, बिल को क्रेडिट करेंगे। हमारे से बिल लेने वाला बैंक फॉर कलेक्शन है, उसको डेबिट करेंगे। कितने का बिल चला गया? 10,000 का। और यहां पर जी स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा? नो एंट्री। वाई? रिकॉल द प्रीवियस टू क्वेश्चन व्हाट आई हैव टॉट टू यू, कि अगर मुकर्रर मुद्दत से पहले ड्रॉर बिल को किसी पार्टी को फॉरवर्ड कर दे, इससे ड्राई का कोई भी ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो वो नो एंट्री करेगा। नरेशन क्या आएगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आफ्टर दैट मुकर्रर मुद्दत
मुकर्रर मुद्दत पर क्या किया जाएगा, मुकर्रर मुद्दत पर बिल की अदायगी की जाएगी। कौन अदायगी करेगा, ड्रॉ ही अदायगी करेगा। मुकर्रर मुद्दत आएगी अप्रैल की 4 तारीख। अप्रैल की 4 तारीख को बिल की क्या करनी है, अदायगी करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, अप्रैल की 4 तारीख बिल की अदायगी होगी। अदायगी में आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि ड्रॉई जब भी अदायगी करेगा बिल के बदले अदायगी करेगा। ड्रॉई के पास से कैश जाएगी किस चीज़ के बदले, बिल पेएबल के बदले जो उसने अदा करना था। तो चौथे केस में अगेन सेम एंट्री, बिल अदा करने की, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसने अपना बिल 10,000 का पे कर दिया तो एंट्री बन गई बिल पेएबल टू कैश। नरेशन क्या आएगी, बिल ऑनर्ड या बिल पेड। अच्छा, अब इसके पैसे कौन वसूल करेगा। स्टार्ट से याद करें, मैंने क्या बताया था कि बैंक को जब कलेक्शन के लिए दिया तो बैंक सिर्फ हमारी जगह उठकर गया और पैसे लेकर हमें ला दिए। तो इसका मतलब है इस बिल के पैसे हमें ही वसूल होंगे। जब बिल के पैसे हमें वसूल होंगे तो हमारे पास कैश आएगी, कैश को डेबिट करेंगे। और हमें पैसे कौन कलेक्ट करके दे रहा है, हमें पैसे देने वाला कौन है, हमें पैसे देने वाला बैंक है। लेकिन अगेन पूरा वर्ड बैंक फॉर कलेक्शन। हमारे पास पैसे आएंगे इस बिल के, कैश डेबिट, और हमें पैसे देने वाला बैंक फॉर कलेक्शन है, बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट। लेकिन बैंक कभी भी हमें घर ला के पैसे नहीं देगा, बैंक पैसे लेके हमारे अकाउंट में डाल देगा। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखना, कैश का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर वर्ड ये है, चूँकि बैंक लाकर हमें पैसे हमारे हाथ में नहीं देता बल्कि बैंक हमारे पैसे वो हमारे अकाउंट में डाल देता है। तो ज़्यादा बेहतर वर्ड होता है कि आप डेबिट साइड पर कैश की बजाय बैंक अकाउंट लिखें, क्योंकि बैंक ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा। टू, हमें पैसे देने वाला कौन है, बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक अकाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। दोबारा सुन लें, बैंक को क्यों डेबिट किया, क्योंकि बैंक ने पैसे लेकर हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और हमें पैसे देने वाला खुद बैंक था, कलेक्शन वाला, तो बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये से। इधर भी नरेशन क्या आएगी, बिल ऑनर्ड। नाउ फाइनली तमाम क्वेश्चन में 4 एंट्रीज होती थी, इस क्वेश्चन में 5 एंट्रीज होंगी। 5वीं कौन सी एंट्री होगी, देखो आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, एंड कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹20 पेड टू बैंक। देखो मैंने बैंक से सर्विस ली है, यानी मिस्टर ए ने, जो ड्रॉय था, ड्रॉय ने बैंक से सर्विस ली है, ठीक है। तो जब ड्रॉय सर्विस ले रहा है तो उस सर्विस के पैसे तो बैंक को देगा, यकीनी तौर पर देगा, ठीक है। तो ड्रॉय क्या काम कर रहा है, ड्रॉय ने जो बैंक ड्रॉर क्या काम कर रहा है, ड्रॉर ने चूंकि बैंक को अपनी जगह भेजा था पैसे कलेक्ट करने, तो बैंक फ्री में तो नहीं जाएगा। बैंक कहते हैं ठीक है मैं आपके पैसे कलेक्ट कर देता हूँ, आप मुझे कलेक्शन चार्जेस दे दें। तो अब कलेक्शन चार्जेस कौन पे करेगा, ड्रॉअर पे करेगा, मिस्टर ए पे करेगा, किसको, बैंक को, ठीक है। मिस्टर ए बैंक को पैसे अदा कर देगा, किस सूरत में, कलेक्शन चार्जेस की सूरत में, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं होगा कि इसमें ड्रॉय का कोई काम, भाई ड्रॉय ने तो अपना बिल अदा करना था, बैंक से सहूलत ड्रॉअर ने ली है, मिस्टर ए ने ली है, तो मिस्टर ए क्या काम करेगा, मिस्टर ए कलेक्शन चार्जेस देगा बैंक को, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, कलेक्शन चार्जेस खर्चा, और खर्चे हमेशा डेबिट। तो स्टूडेंट्स आखिरी एंट्री 5वीं ड्रॉअर की साइड पर होगी, कलेक्शन चार्जेस का वर्ड होगा डेबिट, और बैंक को अदा करने हैं तो बेहतर वर्ड है कि आप बैंक का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बैंक को आप करेंगे क्रेडिट। कितने कलेक्शन चार्जेस दे रहे हो, 20 रुपये कलेक्शन चार्जेस दे रहे हो, तो कलेक्शन चार्जेस टू बैंक, नरेशन आएगी कलेक्शन चार्जेस पेड, कलेक्शन चार्जेस पेड, ठीक है। वो नरेशन आप अपने पास राइट डाउन कर लीजिएगा। इस साइड पर क्या होगा, यकीनी तौर पर
नो एंट्री, क्योंकि कलेक्शन चार्जेस ड्रॉर ने पे करने हैं, ड्रॉई का कलेक्शन चार्जेस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर आखिरी चौथा केस डिस्कस किया जिसके अंदर 5 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री वही सेल और परचेज की, दूसरी एंट्री भी वही बिल ड्रॉ और बिल एसेट, तीसरी एंट्री में जब भी हम बिल किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं। यहाँ बैंक को फॉरवर्ड किया तो बैंक फॉर कलेक्शन लगा दिया टू बिल रिसीवेबल। चौथी एंट्री मैच्योरिटी मुद्दत पर बिल की अदायगी की, मिस्टर बी ने ड्रॉई ने बिल अदा किया और चूँकि इस बिल के पैसे हमें ही मिलने थे हमने पैसे वसूल किए, लेकिन ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आने थे तो बैंक अकाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। फाइनली जो कलेक्शन चार्जेस थे वो ड्रॉई ने तो अदा करने नहीं थे क्योंकि ड्रॉर ने बैंक से वसूल ली थी, ड्रॉर अदा कर देगा, कलेक्शन चार्जेस डेबिट करेगा और बैंक अकाउंट को कर देगा क्रेडिट। ठीक है, तो ये 5 एंट्रीज इसमें हुई। अब चारों केसेस हमने ऑनर के हिसाब से, मुकर्रर मुद्दत में पैसे मिलने के हिसाब से चारों केसेस डिस्कस कर लिए हैं। अब आपकी टास्क ये है कि आपकी बुक के पहले 4 क्वेश्चन, पेज 176 पहले 4 क्वेश्चन आपने ये मुझे करके एज एन असाइनमेंट सबमिट करने हैं PDF फाइल बनाकर। ठीक है, एक बात बाकी आप ग्रुप में डिस्कस भी कर लेंगे मेरे से। याद रखिएगा कि किसी ना किसी क्वेश्चन में वो ऐसा कर सकता है कि आपको सेल परचेज की एंट्री ना दे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई घबराने वाली कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर वो सेल परचेज का जिक्र नहीं करता तो वो सिंपल बिल ड्रॉ और बिल एक्सेप्ट का जिक्र करेगा, तो आप सेल परचेज वाली एंट्री छोड़ देना, आप सिंपली बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट की कर लेना। वैसे तो नॉर्मली सेल परचेज का जिक्र करता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ना करे तो इसमें कोई डरने वाली कोई घबराने वाली बात नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। सिंपली आप क्वेश्चन ही अपना बिल ड्रॉ से शुरू कर लेंगे और आगे उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।